Okay, now chapter 7 P block element part 2 lecture 9 7.5 in your NCERT we can say textbook. Nitric acid. Now what is formula of nitric acid? HNO3. HNO3 उसकी फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि मिनरल एसिड कौन से है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज मिनरल एसिड। तो ये तीन मिनरल एसिड आपको याद रखने पड़ेंगे, सही है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे H2N2O2 यानी कि हाइपोनाइट्रस एसिड, HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। आपको याद होगा HNO2 का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम ईयर रिएक्शन में आप पढ़ चुके हो। सोडियम नाइट्राइड की किसके साथ रिएक्शन हो रही है? NaNO2 प्लस HCl, अगर याद हो तो NaNO2 प्लस HCl करोगे तो HNO2 मिलेगा और HNO2 की जो रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस से मिलते हैं 273 278 केल्विन, तो आपको मिलता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ये आप जानते होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रिक एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके यूजेस में। लेकिन यहाँ पे आपको ये ऑक्सो एसिड्स की फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। कभी ये फॉर्मूला पूछता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड, तो आपको याद रखना पड़ेगा H2N2O2। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड? HNO2। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? HNO3। इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। अब इस नाइट्रिक एसिड की हम पहले प्रिपरेशन देखेंगे, बाद में प्रॉपर्टीज देखेंगे और बाद में यूजेस देखेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन आएंगे। अगर रिएक्शन क्लियर हो गए तो आपका जो काम है बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी में किस तरह बनाया जाता है। तो ये सोडियम नाइट्रेट है, चिली सॉल्ट पीटर इसको कहते हैं, चिली सॉल्ट पीटर, अगर आप नाम याद ना हो तो, प्लस H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए H प्लस और HSO4 माइनस, यानी कि यहाँ पे आयनाइज करेंगे तो H प्लस HSO4 माइनस मिलेगा, इसको बाइसल्फेट कहेंगे। तो इसके साथ H प्लस और NO3 पे -1 और Na पे प्लस, यानी कि NaHSO4 और HNO3। इस तरीके से हमें रिएक्शन याद रखना है। और ग्लास रिटोर्ट में होता है ये ग्लास रिटोर्ट, इसमें ये रिएक्शन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो सीधा क्या मिलेगा? यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हमें मिल सकता है। तो ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ऑन ए लार्ज स्केल वो कैसे बनाया जाता है? तो ऑस्वर्ट्स प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्वर्ट्स प्रोसेस के रिएक्शंस कभी-कभी पूछे जाते हैं, तो क्या याद रखना है यहाँ पे? तो क्या होता है ऑस्वर्ट्स प्रोसेस में? तो इन दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। याद रखिएगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 मोल्स ऑफ अमोनिया अगर 5 मोल्स डाइऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब होता है कंबशन रिएक्शन करेंगे, तो प्लेटिनम और रोडियम उसको क्या कहेंगे? गॉज कैटालिस्ट। याद रखिएगा, व्हिच इज अ गॉज कैटालिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग? रोडियम और प्लेटिनम जो होता है उसको क्या कहेंगे? गॉज कैटालिस्ट। एट 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर, तो हमें मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा मिलेगा 6 मोल्स ऑफ वाटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 4 मोल्स है तो उसका आधा मोल ले लिए, सो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद डाइऑक्सीजन इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर O2 डाल दिया तो यहाँ पे देखिए क्या होता है? NO2 और O2, तो क्या मिलेगा? ट्वाइस NO2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे 2 मोल नहीं, यहाँ पे हमें 3 मोल लेने हैं। तो 3 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? HNO3 और N। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे H और O दोनों चले जाएंगे, तो यहाँ मिलेगा नाइट्रिक एसिड और दूसरा मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जानते हो ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ भी मिलता है और यहाँ प्रोडक्ट में भी मिलता है, तो उसका क्या होगा? रिसाइक्लिंग, यानी कि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड thus formed is recycled and thus aqueous nitric acid can be concentrated by distillation 68% by mass। याद रखिएगा,
नाइट्रिक एसिड को हम रिसाइकल करेंगे एंड दस एक्वियस नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे एक्वियस नाइट्रिक एसिड मिलेगा क्योंकि पानी में अगर डालते हो तो क्या मिलेगा, एक्वियस फॉर्म। तो एक्वियस नाइट्रिक एसिड कैन बी कंसंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू वी कैन से नियरली 68% बाय मास। अगर 98% चाहिए तो 98% कैन बी अचीव्ड बाय डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इतना याद रखिएगा। तो ये प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑस्वाल्ड प्रोसेस की रिएक्शन लिखने को कहेंगे, 2 मार्क्स की रिएक्शन है तो एक ये लिखनी पड़ेगी, दूसरी ये और तीसरी ये। 3 रिएक्शन अगर आपने लिख दी तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले अमोनिया प्लस 5 मोल्स ऑफ O2 लिख दो, 4 NO लगा दो, उसके बाद में उसमें से 2 मोल्स ऑफ NO ले लो और उसको O2 के साथ रिएक्ट करो तो 2 मोल्स ऑफ क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दो तो क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड और NO। तो आपको याद रखना पड़ेगा NO इज नथिंग बट नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे भी नाइट्रिक ऑक्साइड है तो ये रिसाइकल हो जाएगा। अगर रिसाइकल होता है और अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एक्वियस नाइट्रिक एसिड हमें मिलेगा और उसका कंसंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस आप जानते हो, 68% बाय मास मिलेगा और अगर 98% कैन बी अचीव्ड बाय डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल हम रिमूव करेंगे तो विद कंसंट्रेटेड H2SO4। इस तरीके से नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो प्रॉपर्टीज में क्या आपको याद रखना पड़ेगा, तो कलरलेस लिक्विड है। एक्चुअली लेबोरेटरी में हम देखेंगे तो येलो कलर हो जाता है। उसका रीजन ये है कि सनरेज के साथ वो रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके हिसाब से येलो कलर दिखाई देता है कभी कभी, लेकिन इम्प्योर हो तो, लेकिन प्योर है वो कलरलेस लिक्विड है। फ्रीजिंग पॉइंट होने 31.4 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन। याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन कभी पूछा जाए तो। उसके बाद में लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 68% of nitric acid by mass, 68% W by W, you remember, and has specific gravity of 1.504 grams per ml, 1.504 grams per ml, यानी कि 1 ml is equal to 1.504 grams है। आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी भी होता है, सही। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। अब नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लुईस डॉट नोटेशन में पढ़ चुके हो, 11th स्टैंडर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इसका ये स्ट्रक्चर जो है HON और O और O है। याद रखने की ट्राई करिएगा क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया। 96 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। इसका बॉन्ड एंगल जो है 102 डिग्री होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में 140.6 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे 121 पिकोमीटर है और ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 130 डिग्री है। ये अगर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, वरना अगर इसके मार्क्स नहीं गिने जाते। लेकिन इन अ गैसियस स्टेट प्लेनर मॉलिक्यूल, ये प्लेनर है, एक प्लेन है उसकी तरफ से, यानी कि एक समतल है, तो वो प्लेनर के हिसाब से ये क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल। अब जानते हो नाइट्रिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये H+ इसके साथ रिएक्ट होकर H3O+ बनाएगा और NO3- बनेगा। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हो, तो इसमें आता है H3O+ और NO3-1। इसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने बेंजीन के रिएक्शन पढ़े होंगे या टोल्यूइन के रिएक्शन पढ़े होंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आता ही है, क्योंकि नाइट्रेशन में तो होता ही है। तो आपको याद रखना पड़ेगा अटैक्स ऑफ मोस्ट ऑफ मेटल, सभी मेटल्स पे मैक्सिमम अटैक करता है, लेकिन एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। याद रखिएगा नोबल मेटल कौन है, तो नोबल मेटल है गोल्ड और प्लेटिनम, सही है, उस पे वो अटैक नहीं करेगा। The products of oxidation depends upon the concentration of acids, याद रखिएगा, temperature and the nature of the material, कौन सा मटेरियल आपने लिया है वो, उसके बाद में टेम्परेचर और उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड आपने डाइल्यूट लिया है या कॉन्सेंट्रेटेड लिया है।
तो इसका मतलब मैं समझा देता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, जो पूरा नाइट्रिक एसिड 68% होता है उसको क्या कहेंगे, 68% बाय मास मिलेगा उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। लेकिन डाइल्यूट का मतलब क्या है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। कोई भी केमिकल में अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के हिसाब से ये सारे रिएक्शन चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कितनी बार पूछे गए हैं कंप्लीट द रिएक्शन में। तो यहाँ पे रिएक्शन विद कॉपर, यानी कि कॉपर ही है लेकिन उसका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सी प्रोडक्ट मिल रही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपने लिया है तो प्रोडक्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, अगर डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे 8 मोल HNO3 है तो हाफ मोल ऑफ 4H2 हो जाएंगे, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो बाकी क्या रहा, तो आपको बैलेंस करना है CuNO3 ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे Cu है और यहाँ पे NO3 है, तो इसके हिसाब से 3CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस 4H2O। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता अभी तो कॉपर प्लस HNO3 CuNO3 ट्वाइस इट गिव्स CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O लिख दो और बाद में बैलेंस करो, तो बहुत ही अच्छी तरह बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, कॉपर का अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है CuNO3 ट्वाइस मिलेगा, उसके बाद में NO मिलेगा, उसके बाद में H2O मिलेगा, इतना याद रखो, और उसके बाद में बैलेंस करोगे तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। सही, तो ये याद रखना है। अगर कॉपर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हो तो क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखो। अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, और फिर से वही 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड है तो यहाँ हाफ हो गया, 2 मोल्स ऑफ H2O। तो आपको क्या करना है, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, NO2, ये रखना है। उसके बाद में CuNO3 ट्वाइस और उसके बाद में ट्वाइस H2O। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि यहां तक देंगे और ये आपको कंप्लीट करने को कहेंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा। डाइल्यूट होगा तो NO और कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो आपको क्या रखना है, NO2। रिएक्शन में जिंक, वही हिसाब से अगर जिंक का रिएक्शन हो रहा है तो जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, तो फिर से हमें यहाँ पे N2O मिलेगा। देखो N2O का मतलब क्या होता है, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सही है, लाफिंग गैस है। तो Zn प्लस 10HNO3, तो 4ZnO3 ट्वाइस प्लस 10HNO3 है तो हाफ कर दो, 5H2 प्लस N2O हो गया, और बाद में बैलेंस कर दो तो सही तरीके से पता चल जाएगा। अगर जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो N2O मिलेगा, याद रखना। दूसरा, जिंक का अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है जिंक मेटल का, तो क्या होगा, ZnNO3 ट्वाइस तो मिलेगा ही, उसके बाद में H2O और उसके बाद में ट्वाइस NO2 मिलेगा, सही है। उसके बाद थर्ड वन, रिएक्शन विद क्रोमियम और एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चंस बहुत ही बार पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेबोरेटरी में यानी कि प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। अगर क्रोमियम और एल्यूमिनियम हम आपको दे और उसका नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन करने को कहे तो हो सकता है, तो आपको आंसर यही देना है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सरफेस में ऑक्साइड बना देगा। यहां पे देखिए रिएक्शन विद क्रोमियम एल्यूमिनियम लिखा है, नॉट डिसॉल्व, वो क्या बनेगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस, इस तरीके से वो डिसॉल्व होगा नहीं। तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड में कोई रिएक्शन नहीं देंगे, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी है तो आपको याद रखना पड़ेगा। रिएक्शन विद, अब याद रखिएगा बहुत ही सिंपल टेक्निक यहाँ पे, रिएक्शन विद आयोडीन, कार्बन, सल्फर एंड P4, यानी कि आपको क्या करना है, I2 लिख दो, C लिख दो, SA और P4 ये लिख दिया। उसके बाद में आप नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड लिख दो, हो गया। अब I2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि I2 में से हमें उसका आयोडिक एसिड मिलेगा, HiO3, इतना याद रखो। I2 और HNO3 का रिएक्शन करके आयोडिक एसिड मिलेगा, 10 मोल्स ऑफ NO2 और 4 मोल्स ऑफ H2O। इसमें कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे 10 मोल है तो 10 मोल ही मिलेंगे, तो याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन है प्लस 4HNO3,
अब आप जानते हो कार्बन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, इसके हिसाब से 4 लगा दो, हो गया। तो उसके बाद में अगर कार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिलेगा, CO2 plus 2 moles of H2O plus 4 moles of NO2, सभी में NO2 मिलता है, याद रखना। यहाँ पे देखिए S8 है प्लस 48, तो 48 कैसे आया, तो सल्फर की वैलेंसी में आप जानते हो +6 होगा, सही है। सल्फर में 10 plus 6 यानी 6 हुआ, तो 6 8 क्या हुआ 48, तो 48 नाइट्रिक एसिड हो गया। तो उसके हिसाब से आपको उसका एसिड मिलेगा H2SO4 plus 48 NO2 plus 16 H2O। यहाँ पे भी देख लीजिए 48 तो 48 ही है, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4 NO2 ही है। ये आपको याद रखने की टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे 10 मोल है तो यहाँ पे 10 मोल ही है, सही है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और उसके बाद में P4 plus 20 HNO3, तो सभी में ऐसे नहीं मिलेंगे, P4 plus 20 HNO3 यानी कि 4H3PO4 plus 20 NO2 plus 4H2। यहाँ पे देख लीजिए 20 है तो यहाँ पे भी 20 आया। तो आपको ये याद रखने की टेक्निक्स यहाँ पे सोचनी पड़ेगी, और इस तरीके से यहाँ तक लिखा होगा, यहाँ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, सही है। तो आपको ये रिएक्शन कंप्लीट याद रखना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन इस तरीके से जो लिखा गया है वो कंप्लीट है, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में अब बाकी रहा ब्राउन रिंग टेस्ट, और उसके बाद में यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। मेक ए स्क्रीनशॉट, ओके। In properties of nitric acid, brown ring test, this is a very important test. Suppose in an unknown substance, remember in an unknown substance, suppose I take lead nitrate. In lead nitrate, NO3 minus 1 is present or not, we detected by brown ring test. What we have to perform here? Substance is dissolved in water, यानी कि lead nitrate को water में dissolve करना है टेस्ट ट्यूब में। उसमें आपको क्या डालना है, डाइल्यूट और से फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड FeSO4 सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। और उसके बाद में आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो टेस्ट ट्यूब के सरफेस है, जो यानी कि अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब है, वहां से केयरफुली डालना है, तो बीच में ब्राउन रिंग बनेगी। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं NO3 - 1 इज प्रेजेंट। यहाँ पे देख लीजिए थियोरेटिकल पार्ट है, नाइट्रेट आयन NO3 - 1 आयन is present or not depends on the ability of Fe+2 to reduce NO3 - 1 to NO, यानी कि Fe+2 क्या करेगा, NO3 - 1 में से NO बना देगा। ओके, now which reacts with Fe+2 to form a brown colored complex, यानी कि Fe+2 और NO वो ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो यहाँ पे देखिए डाइल्यूट हमने FeSO4 लिया, फेरस सल्फेट, प्लस नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन है, प्लस H2SO4 हमने बहुत ही केयरफुली अलोंग दिस साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब डाल दिया। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट FeSO4 ले लिया, उसी टेस्ट ट्यूब में हमने नाइट्रेट कंटेनिंग सॉल्यूशन लिया है, और उसी टेस्ट ट्यूब में हम डाल रहे हैं अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब वी ऐड केयरफुली सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रखने की जरूरत है, अगर हिल गया तो ब्राउन रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिटवीन द सॉल्यूशन एंड H2SO4 लेयर्स, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और जो इंटरफेस होती है ब्राउन रिंग, वो सॉल्यूशन एंड H2SO4 के बीच के लेयर में अगर बनता है ब्राउन रिंग, तो आपको कहना पड़ेगा NO3 - 1 is present. This is known as brown ring test. यहाँ पे देखिए रिएक्शन NO3 - 1 plus Fe+2 plus 4H plus, it gives NO। NO3 - 1 को NO में कन्वर्ट कर दिया, किसके हिसाब से, Fe+2 के हिसाब से, और 4H plus और twice H2O एसिडिक मीडियम में, यानी कि कोई नाइट्रिक एसिड का कोई सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पे, यानी कि H+ तो यहाँ पे होगा ही, तो 4H plus और Fe+2 यानी कि 4H plus में से क्या बनेगा, 2 moles of H2O। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या होगा, Fe+2, ये Fe+2 और ये H2O जो है वो रिएक्ट करेंगे, यानी FeH2O6 ये कॉम्प्लेक्स का अगर NO के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमें मिलेगा नाइट्रोसो कॉम्प्लेक्स, यानी FeH2O5NO।
ऊपर क्या है चार्ज 2+, ये आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसको ब्राउन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, यानी कि ब्राउन रिंग मिलेगी। अगर आपने टेस्ट ट्यूब थोड़ी भी हिला दी, यानी कि आपका मूवमेंट हो गया, तो ब्राउन रिंग क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये बहुत ही केयरफुली प्रैक्टिकल करने वाली बात है। यहाँ पे H2O निकल जाएगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा, NO अंदर जाएगा और H2O बाहर निकलेगा, सही है। तो FeH2O5NO2+, यानी इसका अगर IUPAC नेम पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयन 2, आयन 2, IRON आयन, उसके बाद में 2, उसके बाद में आयन ION और H2O, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पूछा गया था और चैप्टर नंबर 9 में आपको जब पढ़ोगे तब आ ही जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब यूजेस में क्या है देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो क्या बना, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर्स के लिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा अमोनियम नाइट्रेट फॉर द फर्टिलाइजर्स। अगर अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा N2O, और N2O दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस इन अ कैरियर, एज ए कैरियर इन अ क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स और इन क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। यहाँ पे आपके बुक में लिखा नहीं है, बहुत सारे यूजेस है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वही मैं बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में भी यूज होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी में कैरियर गैस के हिसाब से N2 में यूज होता है, N2O के हिसाब से यूज होता है। अदर नाइट्रेट्स फॉर द यूजेस इन एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, यू नो दिस वन, एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक्स। यानी कि पायरोटेक्निक का मतलब क्या होता है, जो मेटलर्जी के हिसाब से है वो पायरो टेंपरेचर के साथ के हिसाब से उसको पायरोटेक्निक कहते हैं, एक्सप्लोसिव्स वो बना देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरीन का अगर नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्सचर हो जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन बनेगा, बहुत ही डेंजर है, एक्सप्लोसिव है। और TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ये भी आप जानते हो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यून, दिस इज एक्सप्लोसिव मटेरियल। एंड अदर नाइट्रो कंपाउंड्स, दूसरे नाइट्रो कंपाउंड्स भी हमें मिलेंगे। पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील में अगर आप बनाना चाहते हो तो वहां पे इचिंग ऑफ मेटल्स, इचिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या होता है, मेटल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, रॉकेट फ्यूल्स में किसका यूज होता है, आप जानते हो एमोनियम, जानते होंगे, सही है, एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे रॉकेट फ्यूल्स में भी यूज होता है ऑक्सीडाइजर के हिसाब से। तो ये आपको यहाँ पे अपने बुक में लिखा नहीं है कौन सा यूज होता है, लेकिन आपको याद रखना हो तो रॉकेट फ्यूल्स में भी यूज होता है। तो फिर से एक बार, यूजेस मैन्युफैक्चर ऑफ NH4NO3, अदर नाइट्रेट्स फॉर द यूजेस ऑफ एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक्स, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड TNT एंड अदर नाइट्रो कंपाउंड्स, pickling of stainless steel, etching of metals and as an oxidizer in rocket fuels। दूसरा बता देता हूं, concentrated nitric acid is used in a nitration of benzene, toluene as well as chlorobenzene। आप जानते हो इसमें भी यूज होता है नाइट्रिक एसिड, रिएक्टेंट के हिसाब से यूज होता है, और कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड आता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से नाइट्रिक एसिड्स की यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड की यहाँ पे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, फॉर एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड में भी आस्क फॉर 3 मार्क्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ब्राउन रिंग टेस्ट पूछा गया है तो 2 मार्क्स का है, तो मेरे ख्याल से 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, मेक ए स्क्रीनशॉट।